चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। संदीप सब्रवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून। पहली बात तो संदीप, आपने कैसे एनालाइज किया आरबीआई कमेंट्री को? बाजार थोड़ा सरप्राइज होता हुआ नजर आया क्योंकि अकोमोडेटिव स्टांस जब तक ज़रूरी है तब तक कहा गया है, लेकिन एट द सेम टाइम ग्रोथ की उनका व्यू थोड़ा कम है, इन्फ्लेशन भी। आपका क्या एलिमेंट्स को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं आज की कमेंट्री के? देखिए अजय, जो आरबीआई की पॉलिसी आई और जो आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री है उसमें एक इन्फ्लेशन की तरफ बिल्कुल भी रिकॉग्निशन नहीं है। वो हमने देखा, वो आपने भी यही चीज कही है, उन्होंने इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स को बिल्कुल साइड पे रख दिया। तो अब वो सही है या गलत है ये समय बताएगा, लेकिन हम लोग जब कंपनीज के नतीजे ट्रैक करते हैं, आप भी काफी कंपनीज से बात करते हैं, तो ज्यादातर कंपनीज यही कह रही हैं कि जिस तरह का इन्फ्लेशन इनपुट प्राइसेस में देखने को मिल रहा है वो उन्होंने 30-40 साल में नहीं देखा। तो उस हिसाब से आरबीआई को ये इन्फ्लेशन क्यों नहीं दिखती, ये कहना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, दूसरा जी हाँ संदीप, इनफैक्ट इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा स्क्रैच करना चाहूंगा, आप मिला सकते हैं इसमें, सॉरी, कि हम लोग जब कंपनी से बात कर रहे हैं तो वो लोग बहुत वरीड लग रहे हैं। वेज इन्फ्लेशन, सिर्फ रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन नहीं है, वेज इन्फ्लेशन है, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स वाला इन्फ्लेशन है, और उसके ऊपर रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन है। और दूसरी तरफ जब हमने आज देखा तो प्राथमिकता या प्रायोरिटीज तो ग्रोथ की तरफ ही पूरी नजर आई। कहीं एक रिस्क ये तो नहीं है बाजार में कि बिहाइंड द कर्व हो जाए आरबीआई, और इतना ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं होप पे कि ग्रोथ आ जाएगी, और ग्रोथ अगर उतनी तेज़ी से नहीं आई तो एक तरफ लो ग्रोथ और दूसरी तरफ हाई इन्फ्लेशन हो, तो बाजार के लिए बहुत लीथल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। या तो मेरे हिसाब से ग्रोथ अगले साल ठीक रहेगी, मतलब शायद इतनी भी ना आ पाए जितनी गवर्नमेंट प्रेडिक्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, अगर आप देखिए, बजट में सिर्फ कहा है कि 5% एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, जो कि इन्फ्लेशन से भी कम है। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना कम बढ़ रहा है तो बहुत हाई ग्रोथ इकोनॉमी में होना मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है। तो सारा ओनर सेंट्रल प्राइवेट सेक्टर पे आ जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का रिस्क जरूर आ जाता है अगर सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स को टोटली डिस्कार्ड कर देता है। तो मैं नहीं कहूंगा कि हमारी इकोनॉमी किसी भी ऐसे इमर्जिंग इकोनॉमी के बहुत बिल्कुल पास भी है जहां पे क्राइसिस आए हैं, लेकिन ये रिकॉग्निशन अगर सेंट्रल बैंक को नहीं आता तो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर्स है वो जरूर पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डायरेक्शनल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये एक चीज हमें गौर से देखनी पड़ेगी, और मार्च में जब फेड की फाइनली डिसीजन आएगा और वो रेट हाइक करेंगे, किस पेस पे उनका बैलेंस शीट का रिडक्शन होता है वो सब अनाउंस करेंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से एक बार इलेक्शंस भी, स्टेट इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टांस शायद ज्यादा क्लियर आए, तो उस समय हम देखेंगे। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि अगर जैसे उन्होंने आज कमेंट्री दी, अगर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करें और हम कहें कि इंटरेस्ट रेट्स थोड़े नीचे ही रहेंगे जो हम सोच रहे थे उससे अगले एक साल में, तो उसमें कुछ सेक्टर्स जैसे कैपिटल गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ये सब कंपनीज सेक्टर्स के स्टॉक काफी अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं पिछले 1-2 साल में, जबकि रियल एस्टेट में आया है बाउंस, इन सेक्टर्स में इतना नहीं आया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक इन क्षेत्रों की कंपनीज में फायदा हो सकता है। संदीप, अजय ने तो आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जो सीधा सीधा आज मैक्रोस लेवल्स पे थे, पॉलिसी के फ्रंट पे थे। मैं सीधा मार्केट पे आ जाता हूँ। बैंक निफ्टी ने आज की पॉलिसी को डाइजेस्ट कर लिया या फिर अभी भी 500-700 पॉइंट की गुंजाइश और है? काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं अभी तो शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है, अगर एक कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट हमको 2 दिन ग्लोबल से मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं, 40,000 भी हो जाए बैंक निफ्टी। मुझे क्या लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर शॉर्ट नहीं करते बैंक निफ्टी वगैरह में। तो इस पिछले महीने से ही ज्यादातर बैंक निफ्टी की तरफ लॉन्ग होने का ही रुझाव रहा है, क्योंकि अगर आप जनवरी में भी देखिए सिर्फ बैंक ने परफॉर्म किया, बाकी सारे सेक्टर्स ने अंडर परफॉर्म किया। तो मुझे इस बेसिस पे कोई लॉन्ग जाए कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये मुझे लगता है एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। लेकिन इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशली जो बड़े बैंक है, जो बैंक निफ्टी को ज्यादा कंप्राइज करते हैं, उनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग है। नतीजे हमने देखे, एनपीए कंट्रोल में है, कैपिटल एडिक्वेसी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया में काफी स्ट्रांग पोजीशन में है।
तो जब ग्लोबल क्यूज मुझे लगता है कि एक स्टेबिलिटी में आएंगे। अभी वॉलेटिलिटी अगर आप देखिए तो हम 2 दिन की बढ़ावत यूएस मार्केट में ये नहीं कह सकते कि अब सब कुछ ठीक हो गया। वॉलेटिलिटी जो हम देख रहे हैं कि जैसे हम इंडियन मार्केट भी मंडे को इतनी जोर की गिरे, अब पिछले 2 दिन से इतनी जोर की चल रही है, ये वॉलेटिलिटी थोड़ी जो है वो अच्छा संकेत मार्केट में इसलिए नहीं होता क्योंकि ऐसी वॉलेटिलिटीज एक मार्केट टॉप और मार्केट बॉटम में दिखती है नॉर्मली। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम मार्केट टॉप के पास हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये इस टाइप की वॉलेटिलिटी हिस्टोरिकली ज़्यादा अच्छी नहीं रही है मार्केट्स के लिए। बिल्कुल संदीप जी, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। नॉर्मली जब भी क्रेडिट पॉलिसी की बात होती है, क्रेडिट पॉलिसी के दिन ट्रेडिंग सेशन को 2 हिस्सों में बांटकर देखना चाहिए, जिस तरह से फर्स्ट हाफ और उसके बाद सेकंड हाफ में कैसा इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है। अब क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी हमारे सामने है और जिस तरह के अनुमान भी हम लगाकर चल रहे थे वैसे ही ऐलान यहाँ पर होते हुए और उसी तरह के आउटकम्स आते हुए देखने को मिले हैं, क्या लगता है आपको क्रेडिट पॉलिसी से पहले बाजार और अब बाजार में क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि हमने पॉलिसी के दौरान भी और उसके बाद भी बाजार में एक्शन जो है बिल्कुल कायम देखा है। वॉलेटाइल सेशन हो सकता था, वीकली एक्सपायरी है, लेकिन करंट लेवल्स पर सेक्टर स्पेसिफिक नजरिया कहां बना रहे हैं फिर? देखिए अभी तो बड़े बैंक में लोगों का इंटरेस्ट आया है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आउट परफॉर्मेंस और इन बैंक में काफी करेक्शन भी हो गया। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई देखिए तो ऊपर से इनमें अच्छा खासा करेक्शन आया था। तो शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है कि इनमें थोड़ा अपवर्ड मोमेंटम आ जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स या फिर जिन कंपनीज के अच्छे नतीजे आए थे पिछले 2-4 दिन में, वो आरबीआई पॉलिसी के चक्कर में थोड़े वॉलेटाइल थे, जैसे भारतीय एयरटेल ने अच्छा आउटलुक दिया है और एलएनटी को कंटिन्यूसली ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो इन सब कंपनीज जो जिनके पास डेट भी काफ़ी है, जो और जिसमें इंटरेस्ट रेट अगर नीचे रहते हैं तो जिनको फायदा होता है और ऑर्डर फ्लोज में भी फायदा होता है, तो ये कंपनीज मुझे लगता है आउट परफॉर्म कर सकती है। कंजम्पशन साइड पे हम देख रहे हैं कि इश्यूज हैं। आज भी देखिए एक काफ़ी फैंसी कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज, उसकी नतीजे आए लेकिन नतीजे उम्मीद से कम थे, मार्जिन पे काफ़ी प्रेशर आया, तो स्टॉक में करेक्शन आया। तो जो बहुत हाईली वैल्यूड सेक्टर्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ऊपर हैं, वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। राइट, बिल्कुल। साथ ही संदीप, प्रियंका ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नई कैपेक्स साइकिल का जाहिर तौर पर फायदा इंटरेस्ट सेंसिटिव जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से जुड़ा हुआ सेक्टर है उसको दिखेगा, और कंप्लीटली आपको स्टील पैक में अच्छी खासी एक मोमेंटम, पूरी कमोडिटी साइकिल में फिर से मोमेंटम देखने को मिल गया। आपको क्या लग रहा है इस साल कमोडिटीज के लिहाज से, एल्यूमिनियम के हम जिस तरह से प्राइस देख रहे हैं, एलएमई इंडेक्स पर जिस स्पर्ट के साथ एल्यूमिनियम प्राइसेस चल रहे हैं इस साल, कौन सी कमोडिटीज अच्छा प्ले आउट करेंगी इस साल? प्रियंका, मुझे लगता है कि जो ग्लोबल कमोडिटीज हैं उनमें एक जो बड़ा मूव आना था वो आ चुका है, क्योंकि आप नॉर्मली हिस्टोरिकली जब लिक्विडिटी टाइटनिंग होती है तो ये कमोडिटीज में उसका असर जरूर होता है। तो जो ग्लोबल कमोडिटीज स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह पे प्ले कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर तक का ही प्ले है। अगर आपको प्ले करना है तो डोमेस्टिक कमोडिटी जो जिसका एक्चुअली फायदा होगा इन सब चीज का, तो वो सेक्टर में ऊपर से काफी ठीक ठाक करेक्शन भी हो गया। तो अगर किसी को कमोडिटी साइकिल प्ले करना है तो मुझे लगता है डोमेस्टिक कमोडिटी सीमेंट प्ले करना बेटर रहेगा। उसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, उसका भी जब नतीजे आए थे उन्होंने गाइडेंस दिया था कि अगले 3-4 साल में कैपेसिटी एडिशन इतना नहीं रहेगा, और जैसे डिमांड रिवाइवल आएगा प्राइसिंग में भी जो है इन कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर आएगी। तो सीमेंट सेक्टर लोगों को देखना चाहिए धीरे धीरे, उसमें अगर निवेश करेंगे तो वो मुझे लगता है ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, रादर देन जो सेक्टर ऑलरेडी इतना चढ़ा हुआ है और जिसमें जब ग्लोबल ग्रोथ पे थोड़ा असर आता है तो उसमें वो प्राइसेस नीचे आने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। जो कमेंट्री आई है कि आरबीआई गवर्नर जी ने ये इंडिकेट किया कि या तो Q4 में पीक आउट कर सकता है टॉप इन्फ्लेशन या फिर Q1 में, तो ये 6 महीने का विंडो है। आपको लगता है कि मैं ग्लोबल रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, कुछ वहाँ भी इस तरह का एक व्यू बन रहा है, जैसे सिटी फॉर एग्जांपल H2 में बिलीव करता है कि क्रूड प्राइसेस काफ़ी नीचे आ जाएंगे। आपको लगता है कि ये टॉप बन गया है अभी रॉ मटेरियल कमोडिटी में, पार्ट ए, और पार्ट बी की लॉजिस्टिक इश्यूज और सप्लाई चेन इश्यूज भी अब
6 महीने के व्यू में, विंडो में शायद सुधरे यहाँ से? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? ये बहुत अर्ली होगा ये कॉल लेना? देखिए अजय, दो चीजें होंगी। सप्लाई साइड पे जरूर इम्प्रूवमेंट आएंगे, लेकिन अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे ये ओमिक्रॉन वेव है, इसके बाद कोविड सबसाइड कर जाएगा, तो डिमांड साइड पे भी एक ट्रैक्शन आएगा, वहां पे भी बढ़ावत होगी। तो उस हिसाब से सप्लाई ठीक होने से ही इन्फ्लेशन का कम हो जाएगा, ये उम्मीद करना मुझे लगता है बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि इतनी लिक्विडिटी थी, इतने प्राइसेस चढ़ गए हैं कि उसका फ्लो थ्रू जैसे इकोनॉमी में धीरे धीरे हो रहा है और होता रहेगा अगले 1 साल में, तो इतनी जल्दी इन्फ्लेशन नीचे आने की मुझे नहीं लगते उम्मीद करनी चाहिए। जो आरबीआई ने प्रोजेक्शन दिया वो मुझे लगता है बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। उन्होंने इस चीज को फैक्टर इन नहीं किया कि आज के दिन पेट्रोल और डीजल के प्राइस इंडिया में 15 रुपए नीचे हैं जो होने चाहिए उससे। अगर हम लास्ट टाइम नवंबर एंड में जब प्राइस राइज हुआ था, ब्रेंट क्रूड 75 था, कल 92 था, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 15-15 रुपए कम से कम पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ेगा तो उसका इन्फ्लेशन पे क्या असर होगा, वो उन्होंने उस पर बिल्कुल भी बात नहीं की। तो इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री जितनी बिनाइन वो कह रहे हैं उसका होना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। संदीप जी शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए, मार्केट पर अपना आउटलुक बताने के लिए और इतनी डिटेल एनालिसिस और सेक्टर्स पर अपने अप्रोच हमें बताने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। हैव अ नाइस डे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते और